हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड मैनेजमेंट सब्जेक्ट पे मैं चल रहा हूं। यूनिट 2 अपनी चल रही है, तो जल्दी से अपनी यूनिट 2 शुरू कर देते हैं। और जो किताबों के लिए आप सबका प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। 849 रुपीज में हम सॉफ्ट कॉपीज और 1699 रुपीज में हम हार्ड कॉपीज आपके घर पे डिलीवर कर रहे हैं। 4 to 5 वर्किंग डेज में वो डिलीवर्ड हो रही है। तो जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अपन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर बाय करना चाहते हैं, अभी भी आपने 4 सेम की तैयारी में आपके नोट्स नहीं बने हैं तो वो बुक एक बेस्ट ऑप्शन रह सकती है आपके लिए। आइए, सेकंड यूनिट का अपन फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, जरा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी यूनिट है ये, जिसमें अपन काफी अच्छा, मतलब एक कह सकते हो कि एक इजी वे में हाई स्कोरिंग ये सब्जेक्ट भी रहने वाला है। तो सबसे पहला ये पूछ रहा है कि परफॉर्मेंस का जो परफॉर्मेंस है हमारी, उसका सारे लेवल के ऊपर कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल या परफॉर्मेंस आप रिवॉर्ड मैनेजमेंट के लिए हो, उसको अपन कैसे मैनेज करते हैं सारे डिफरेंट लेवल पे। तो आपको ये एक बात पहले याद रखनी है कि लेवल्स कितने होते हैं। लेवल्स में मैं जाऊंगा तो 3 ही लेवल हैं जो शुरुआत से हम मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं: टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। इतना आपको याद ही होगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। जो टॉप लेवल है, इसमें मैनेजर्स, जो कंपनी के ऑनर्स हैं, वो आते हैं, ठीक है। मिडिल के अंदर आप मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, यहाँ पे मैनेजर्स यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, और यहाँ पे मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर वो आते हैं। स्टाफ जिसको कहते हैं लोअर मैनेजर में, लोअर लेवल के अंदर आपका लेबर आता है, ये आपको याद रखना है। अब तीनों के अंदर परफॉर्मेंस को मैनेज करने की अलग अलग टास्क होती है। जैसे कि लेबर को मैनेज करना एक डिफरेंट टास्क होती है, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होते हैं। मैनेजर्स को परफॉर्मेंस चेक करना है, उसके परफॉर्मेंस कंट्रोल करना एक डिफरेंट टास्क होती है। टॉप मैनेजमेंट में चेक करना एक डिफरेंट टास्क होती है। जैसे किसी कंपनी का सीईओ है ना, जब टॉप रेटेड कंपनीज में अपन जाते हैं, मान लेते हैं कि कोई कंपनी 1000 करोड़ रुपए से जिसका ज्यादा टर्नओवर है, उसको एक सीईओ की पोस्ट अपॉइंट करनी है। तो मैंने थोड़ी स्टडी करी, मैंने थोड़ा रिसर्च करा, थोड़ा ज्ञान मिला हमें कि जो टॉप लेवल के सीईओ हैं उनका रिक्रूटमेंट कैसे होता है। चलिए, एक तो अपन जब स्टार्टिंग लेवल में जाएंगे तो अपन किसी का एक्सपीरियंस चेक कर लेंगे, कॉलेज चेक कर लेंगे, है ना। लेकिन जब टॉप लेवल कोई 1000 करोड़ प्लस की कंपनी है और उसका सीईओ अपॉइंट करना है, तो हम कैसे करेंगे। ऐसे कौन से क्वेश्चंस उसे पूछे जाते हैं, क्योंकि वो एकेडमिक में एक्सीलेंट होते हैं, वो अपने आउटस्टैंडिंग अचीवर्स होते हैं, 100+ करोड़ कंपनी वो ऑलरेडी कमा रहे होते हैं, और एक अच्छे वेल सेटल्ड होते हैं, कम्युनिकेशन लेवल हाई होता है, सारी उनकी वेल एंड गुड रहता है रिज्यूम, सीवी के अंदर। तो जब 5 इस तरीके के बंदे मिल जाएं, तो कौन सा आपकी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, वो कैसे चेक किया जाता है। एक बड़ा सा दिल के अंदर क्वेश्चन आया था, अभी बात निकली है तो जरा सा 1 मिनट में समझा देता हूं। उनसे पूछा जाता है, याद रखना, यदि टॉप लेवल के जब भी इंटरव्यूज होते हैं, हमेशा ये क्वेश्चन एक इजीएस्ट फॉर्म के अंदर पूछा जाता है: व्हाट इज योर हाईएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट नेगेटिव और फेल्योर इन योर लाइफ। मतलब कि आपके जीवन का सबसे हाईएस्ट फेल्योर क्या था, व्हाट इज योर हाईएस्ट फेल्योर इन योर लाइफ, और आप उससे कैसे ओवरकम आए। एक ही क्वेश्चन होता है, सबसे मेजर जो इंपैक्ट करता है। खैर, सीटीसी सैलरी वगैरह तो हमेशा से, भले टॉप हो, मिडिल हो या लोअर हो, एक कंसर्न रहता ही है, लेकिन जो टॉप लेवल है उनसे मेजर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा फेल्योर क्या था और आपने उससे ओवरकम कैसे करा। यूजुअली इसका आंसर जो होता है 15 से 20 मिनट का होता है, और ये टॉप लेवल के इंटरव्यूज में हमेशा ऐसा इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। बट रही बात अपने सब्जेक्ट की और रही बात अपनी परफॉर्मेंस की, तो टॉप मैनेजमेंट में अपन जब चेक कर रहे होते हैं, तो उनको एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, बैलेंस स्कोर कार्ड उनके प्रिपेयर किए जाते हैं, केपीआई चेक किया जाता है और परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाता है। मींस कि जब हम टॉप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो उनमें कंपनी गोल के ऊपर बात होती है। उनमें हम चेक करते हैं कि कंपनी ने कितना ज्यादा आउट परफॉर्मेंस किया है और कंपनी कितना डाउन परफॉर्मेंस गई है। ये टॉप मैनेजमेंट को जब मैं परफॉर्मेंस चेक कर रहा हूं। जब मिडिल मैनेजमेंट की बात करता हूं तो कंपनी के जो टेम्पररी टारगेट थे या मिडिल टारगेट थे, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव था, उसमें उसने कितना अचीव किया। डिपार्टमेंट में हमने जो टारगेट दिए थे उसमें उसने कितना अचीव किया। और
प्रोजेक्ट जो अगर ले रखे थे तो उसमें उसने कितना अचीव किया, ये मिडिल मैनेजमेंट के लिए चेक किया जाता है। जब लोअर मैनेजमेंट में चेक किया जाता है तो यहाँ पे आपकी एब्सेंटिज्म रिपोर्ट हो सकती है, आपकी रेगुलर रिपोर्टिंग हो सकती है, पर्टिकुलर परफॉर्मेंस हो सकती है, यहाँ पर आपकी पर्टिकुलर ट्रेनिंग और नीड हो सकती है, यहाँ पे पर्टिकुलर स्किल हो सकती है, इनमें पैरामीटर में चेक किया जाता है। कुल मिला के ये जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है कि मैं कंपनी में जब परफॉर्मेंस एनालिसिस करने बैठा तो जो कंपनी के 3 डिफरेंट लेवल्स हैं उसमें मैं परफॉर्मेंस कैसे चेक करूं कि टॉप मैनेजमेंट ने कैसे अच्छा परफॉर्म किया, वो क्या कंपैरेटिवली पॉइंट्स होने चाहिए। टॉप मैनेजमेंट के अलग होंगे, मिडिल मैनेजमेंट के अलग होंगे और लोअर मैनेजमेंट के अलग होंगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तीनों के तीनों बड़े इजी पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम का टाइम है, थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूं और आज से बल्क अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आज बहुत सारे वीडियो, हमारी इच्छा है, मेरी पूरी पर्टिकुलर दिल से इच्छा है कि आज ज्यादा से ज्यादा मैं आपके साथ वक्त बिताऊं। अब बिल्कुल समय बिल्कुल नजदीक है, अंतिम प्रहार भी अब बनने बिल्कुल एक मिड में आ गए हैं। हमारा रिसर्च वर्क ऑलरेडी उसमें कंप्लीट हो गया है अंतिम प्रहार में, और फाइनल उसमें जस्ट अंतिम प्रहार के फाइनल फेज में हम आ गए हैं। कुछ ही दिनों में फाइनल फेज इसका स्टार्ट भी हो जाएगा और अंतिम प्रहार के भी क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है अपना 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या कह रहा है, अब यहां पर याद रखना, देखो 360 डिग्री परफॉर्मेंस फीडबैक अलग है, 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल अलग है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब है कि हम उसको कुछ रिवॉर्ड दे रहे हैं, हम उसका इंक्रीमेंट कर रहे हैं 5%, 10%, और उसके अंदर 360 डिग्री। पहले बात तो 360 डिग्री क्या है सॉरी, ये 360 डिग्री है, यहां 180 होता है, याद है ना मैथ्स, बचपन की मैथ्स, यहां 180 होता है, दोनों मिला के 360। तो 360 डिग्री का मतलब है कि ओवरऑल उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जा रहा है, जिसके अंदर हम अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार। अ कंप्रेहेंसिव appraisal method that involve feedback from the employee, peer, supervisor, sometimes the external resources। इसके अंदर हम पूरा का पूरा जो अप्रेजल सिस्टम है वो सारे पैरामीटर्स को चेक करके कर रहे हैं, है ना। अब हो सकता है कि किसी को मोबाइल फोन की आवश्यकता नहीं हो सकता है, किसी को कार की आवश्यकता हो सकता है कि किसी को पर्टिकुलर कोई कमोडिटी की आवश्यकता हो सकता है किसी कमोडिटी की नहीं किसी अमाउंट की आवश्यकता हो सकता है किसी को पोस्ट की आवश्यकता हो। तो 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर हम सारे पैरामीटर तो चेक कर रही होते हैं, बट जो उसका अप्रेजल का मेथड भी होता है वो ओवरऑल ईच एंड एवरी जो वर्टिकल है उसके ऊपर वर्क करता है। यानी फ्रिंग बेनिफिट भी लिया जाता है और जो कैश रिवार्ड्स है वो भी लिए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर फीडबैक वाले पॉइंट्स भी है, लाइक कि हम सेल्फ अप्रेजल कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। सेल्फ अप्रेजल तो होगा नहीं, खुद की जेब से खुद को पैसा दिया नहीं जाएगा, है ना। इसी तरीके से हंसी मजाक होते रहना चाहिए। सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट की आप अपने आप को 10 में से कितने नंबर देते हो। मैनेजर आपका असेसमेंट कर सकता है, सुपरवाइजर असेसमेंट कर सकता है, कोऑर्डिनेटर असेसमेंट कर सकते हैं, थर्ड पार्टी असेसमेंट कर सकती है, सबऑर्डिनेट कर सकते हैं, कस्टमर कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव होता है 360 डिग्री, इसका बेसिकली ये रहता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक व्यवस्था है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब व्यापक रहता है, एक्यूरेसी ज्यादा होती है, थोड़ा टीडीएस प्रोसेस है, ये इसका डीमेरिट में है ना। सेल्फ अवेयरनेस होती है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, है ना। और डेवलपमेंट के बारे में हमको पता चलता है, क्योंकि जब 10 तरीके के ओपिनियन आते हैं तो डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है। इसके चैलेंजेस क्या है, बायसनेस रहती है, क्योंकि कोई मेरा अगर शत्रु है तो वो मेरे बारे में हमेशा नेगेटिव बात कहेगा, इसलिए क्योंकि मल्टीपल ओपिनियंस लेने से हमेशा एक कैरियर में भी मैं बात बताता हूं कि कैरियर में लोग 10 जनों से पूछने जाते हैं कि क्या करना चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए। नहीं, किसी 3-4 को पहले फिल्टर करो कि इन 4 लोगों को मेरी बात सुननी है। कोई हो सकता है आपका टीचर हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, है ना। कोई भी 3-4 लोगों से मैक्सिमम हमको राय लेनी चाहिए, ज्यादा राय लेने में भी दिक्कत आती है। तो वही 360 डिग्री फीडबैक अप्रेजल के अंदर भी आती है। बायसनेस होती है, कॉम्प्लेक्स होता है, टीडियस होता है, बजट फ्रेंडली नहीं होता है ना। और बेस्ट प्रैक्टिस कब होगी इसकी, बेस्ट जब हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे कि हमको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस बंदे का फीडबैक चाहिए, है ना। स्ट्रक्चरल प्रोसेस हो, यानी कि पहला हमको इंटरनल करना है फिर एक्सटर्नल करना है। सुपरवाइजर एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस हो, है ना। ट्रेनिंग दी जाए, इसमें भी 360 डिग्री जब हम अप्रेजल सिस्टम फॉलो अप कर रहे हैं तो इसमें एक पर्टिकुलर हर जने को ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप यदि किसी का अप्रेजल कर रहे हो, आप यदि किसी का चेकिंग कर रहे हो, फीडबैक दे रहे हो, तो दूसरे का भी फीडबैक आपको ही मिल रहा है और इसका फॉलो अप लिया जाता है, ठीक है। अब परफॉर्मेंस फीडबैक एंड काउंसलिंग मेथड। अब परफॉर्मेंस फीडबैक क्या होता है, परफॉर्मेंस फीडबैक जैसे कि
आपने कुछ एग्जाम के अंदर एक तो रिजल्ट आता है, वही आपका एक तरीके का फीडबैक है, लेकिन परफॉर्मेंस फीडबैक के अंदर ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है जो ओवरऑल सिस्टम के साथ चलती रहती है, यानी डे रूटीन की एक्टिविटी होती है। अब परफॉर्मेंस फीडबैक कैसे दिया जा सकता है? सबसे पहला 1-to-1 मीटिंग करके दिया जा सकता है कि आनंद आओ, आपकी ये प्रॉब्लम्स थी, ये आपने, जैसे मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत बार गलतियां करी, मेरे साथ लाइफ में ये अच्छा बहुत बार हुआ कि मैंने बहुत बार गलतियां करी और बहुत मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत बार डांटा, उन डांटने के कारण मेरे अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आया, वो 1-to-1 मीटिंग में आया। मेरे को ऐसे बहुत सारे सीनियर्स मिले, बहुत सारे बॉसेस मिले, मैं लकी रहा, ऐसा होता नहीं है यूजुअली, आप कह सकते हो कि हमारी किस्मत अच्छी थी, मैं लकी रहा कि जब भी हमको किसी ने डांटा है ना, कि डांट लगाई है कि आनंद ये तुमने गलत कर दिया, तब हमको बंद कमरे में डांटा गया, है ना। तो हमारे बाहर जाके हम ऐसे कहे हाँ सब ठीक था, अंदर तो बात हो रही थी चाय पे चर्चा, जबकि उन्होंने बहुत बुरी तरीके से डांटा, कि गलती भी थी हमारी, उसको भी हमने चेक किया। तो ये 1-to-1 मीटिंग एक तरीके का इंक्लूसिव मेथड होता है और एक बेस्ट काइंड ऑफ सॉल्यूशन होता है, जिसमें हम किसी को अपने परफॉर्मेंस पे फीडबैक दे रहे होते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आप अच्छी बातें जो हैं वो ओपनली कहें, आप किसी को इंडिविजुअली कह सकते हैं। तो 1-to-1 मीटिंग एक मेथड होता है जिसके अंदर हम परफॉर्मेंस का फीडबैक देते हैं, ठीक है। अब इसके बेनिफिट क्या होता है? एक तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है ना, और इसके चैलेंजेस भी यही है कि अगर डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, अगर नेगेटिव फीडबैक है तो ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो हमें पता ही नहीं चला कि किस बंदे ने कैसा परफॉर्म किया, है ना। ये एक सिंपल सी बात है। एक रिटर्न फीडबैक होता है, ये रिटर्न फीडबैक ऑलरेडी 1-to-1 मीटिंग, 1-on-1 मीटिंग या 1-to-1 मीटिंग के बाद प्रोवाइडेड कराया जाता है। बट एक रिटर्न मीटिंग होता है जो रिटर्न फीडबैक होता है जो टॉप मैनेजमेंट अपने लेबर्स को या जिनसे 1-on-1 मीटिंग नहीं करी जा सकती उनको प्रोवाइड करता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर जो बात है उसका कॉन्टेक्स्ट है वो क्लियर होता है, स्पेसिफिक होता है, शॉर्ट होता है। और इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि यहां पर जब हमारी फीलिंग्स, जैसे कि अगर मैं किसी को डांट रहा हूं और मैं भले उसको प्यार से अगर कोई बात बोलने का, अगर उसका नेगेटिव फीडबैक है, अगर मैं उसको प्यार से बोल रहा हूं कि यार तुमने ऐसा किया था लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उसका इंपैक्ट कम हो जाता है, उसका मोटिवेशन लेवल सस्टेन करता है। लेकिन यदि ये रिटर्न फीडबैक के अंदर ऐसा होता नहीं, क्योंकि इसके अंदर इमोशन नहीं जुड़े हुए होते, तो रिटर्न फीडबैक का नेगेटिव पॉइंट है। 1-on-1 मीटिंग आपको समझ में आ गया, रिटर्न फीडबैक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आ गया 360 डिग्री। जैसे 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल है, जैसे ओवरऑल अपन ने कैलकुलेशन करी, वैसे 360 डिग्री फीडबैक है। यहां पर बंदा जैसे अप्रेजल के सामने अप्रेजल के टाइम में परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन सारे जने कर रहे होते हैं, फीडबैक सारे जने दे रहे होते हैं। वही सारे जने में कौन कौन है? एक तो स्वयं है, हम सेल्फ असेसमेंट हो रहा है, एक हमारे कलीग्स हैं, एक हमारा बॉस है, एक हमारे टॉप बॉस है, टॉप मैनेजमेंट है, एक थर्ड पार्टी है और एक जूनियर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक फीडबैक के टाइप में कंटिन्यूस फीडबैक। कंटिन्यूस फीडबैक जब, वैसे तो हर फीडबैक कंटिन्यूस ही होता है, बट कंट्रोलिंग की एक्टिविटी जब रेगुलर करी जाती है तो उसको कंटिन्यूस फीडबैक बोलते हैं। केवल इसमें इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का वो ये वाला है, ये है काउंसलिंग मेथड। अब काउंसलिंग मेथड सिंपल होता है, 1-on-1 मीटिंग होती है, लेकिन कभी कभी काउंसलिंग के अंदर 2 या 3 से लोग एक जने के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो मैनेजर प्रोवाइड अ क्लियर एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शन हाउ टू इंप्रूव एंड परफॉर्मेंस। जब मैनेजर डायरेक्टली एडवाइस दे रहा होता है कि आपको ये सारे काम करने हैं, ये सारे काम नहीं करने हैं, यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे आपको और ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तो काउंसलिंग मेथड में आ जाता है, जिसमें भी उसको डायरेक्ट काउंसलिंग बोला जाता है। डायरेक्ट काउंसलिंग के अंदर वो डायरेक्टली बोल रहा है कि ये तुमने अच्छा किया, ये तुमने खराब किया, ठीक है। इसके बेनिफिट क्या है? क्विक है, क्लियर है, बजटेड फ्रेंडली है और नॉन डायरेक्टिव। इसके अंदर क्या होता है कि डिस्कस किया जाता है और डेवलप किया जाता है सिचुएशन। ये यूजुअली इनडायरेक्ट नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग ये तब करी जाती है जब हमको कोई काम सामने वाले का अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हमको उसको समझाना है कि ये काम तुमने अच्छा नहीं किया, लेकिन अब करे कैसे। जैसे कि शादी ब्याह में कोई बिन बुलाए आ गया, अब उसको रखना भी है और मना भी करना है, तो खाना तो खा के आए होंगे आप, है ना, ये वाली लाइन, खाना तो खा के आए होंगे। जैसे अचानक कोई मेहमान आपके घर में आ जाए, है ना, तो खाना तो खा के आए होंगे आप। अब खैर भारतीय में तो अतिथि देवो भव की परंपरा रही है, लेकिन जो सत्य है वो मेरे को बोलने में काफी सही लगता है कि खाना तो खा के आए होंगे आप, है ना। भले वो बंदा 6 बजे आपके घर पे आ गया हो, तो वो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है, जिसमें आपको नेगेटिव फीडबैक तो देना है, लेकिन आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस डेवलप करने हैं जिससे वो फीडबैक उस तक पहुंच जाए।
बेनिफिट का क्या होता है, इसका मेन बेनिफिट मोटिवेशन डाउन नहीं होता, क्लियर ऑब्जेक्टिव बना नहीं होता है, वैसे तो ये नेगेटिव में आ गया, मोटिवेशन डाउन नहीं होता है, और इसका सॉल्यूशन अपन डेवलप कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस कब होती है, जब वो एक्टिव लिसनर हो। अगर कोई सामने वाला एक्टिव लिसनर नहीं है तो ये चीजें हो नहीं सकती। अब नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिव काउंसलिंग। पार्टिसिपेटिव काउंसलिंग के अंदर दोनों मिलकर, यानी कि बॉस और एम्प्लॉय दोनों मिलकर जब काउंसलिंग कर रहे होते हैं, 1-on-1 मीटिंग कर रहे होते हैं और चेक कर रहे होते हैं कि यहाँ पे मेरे को दिक्कत थी और इस कारण से ये दिक्कत आई। तो जब दोनों पार्टी बात कर रही होती है तो उसको पार्टिसिपेटिव काउंसलिंग, जब एक पार्टी बात कर रही होती है तो उसको सिंगल डायरेक्टिव काउंसलिंग, और जब इनडायरेक्टली कोई बात कही जा रही है तो नॉन डायरेक्टिव, है ना। और नॉन डायरेक्टिव के अंदर भी आप ये नॉन डायरेक्ट या नॉन डायरेक्टिव के अंदर ये मान के चलिएगा नेगेटिव फीडबैक वाली बातें हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपकी कैरियर काउंसलिंग। ये हमारा सेशन भी चलता है कैरियर काउंसलिंग का, है ना। बहुत ही कम मैंने इसकी फीस भी रख रखी है। कैरियर काउंसलिंग का हमारा सेशन भी चलता है, खैर कि हमको लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कौन कौन से कोर्सेज हमारे एमबीए के साथ में ये जुड़ने चाहिए। ये सारा कैरियर काउंसलिंग का सेशन होता है। ये बेसिकली एक एचआर का सेशन होता है। जब आप कंपनी में जाते हो तब एक डेवलपमेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी के अंदर कैरियर काउंसलिंग कराई जाती है। यूजुअली ये बहुत कम देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको कैरियर को लेकर डेवलपमेंट पाथ बताया जाता है। स्टार्टिंग में जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो तब जरूर एचआर समझाता है कि 2 साल में आप इस पोजीशन में आओगे, 4 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, 6 ईयर्स में, और ये कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी। तो ये कैरियर काउंसलिंग होता है। ये एम्प्लॉय को सस्टेन करने में, रिटेन करने में बहुत हेल्प करता है। अब नेक्स्ट आ जाता है एमबीओ एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस फॉर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। एमबीओ क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। याद रखना, फुल फॉर्म तो आपको सबको याद ही है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी कि मैनेजमेंट किसके थ्रू चलेगा, उसके ऑब्जेक्टिव के थ्रू चलेगा। अ सिस्टमैटिक अप्रोच वेयर मैनेजर, एम्प्लॉइज, कोलैबोरेटर सेट स्पेसिफिक एंड मेजरेबल गोल अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। लाइक क्या, किसी कंपनी ने कहा कि मेरे को 500 करोड़ के टर्नओवर की सेल करनी है, तो उसके 500 करोड़ की टर्नओवर की सेल उसको साल भर में करनी है, तो पर मंथ उसको कितनी सेल करनी है, पर डे उसको कितनी सेल करनी है, उसके अकॉर्डिंग हमको कितना प्रोडक्शन करना है, ये प्रोडक्शन यूनिट ने डिसाइड करा। यानी कि मैनेजमेंट ने के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हमने हमारा रूट प्लान डिसाइड करा। मैनेजमेंट ने कहा कि हमको 1000 करोड़ की सेल करनी है, मैनेजमेंट ने कहा 100 करोड़ की सेल करनी है। एक ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड करा, एक गोल तो डिसाइड हुआ, उसके अकॉर्डिंग जब हमारी प्लानिंग स्ट्रेटेजीज आती है तो उसको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ज्यादा इसमें परेशान होने की बात नहीं। अब एमबीओ, सर बच्चे नाम सुन के ही घबरा जाते हैं, सर एमबीओ क्या है, एमबीओ क्या है, क्या आ गया। एमबीओ कुछ भी नहीं है, केवल सिंपल सी बात याद रखनी है, जब टॉप मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कोई गोल डिसाइड हो जाता है, जब टॉप मैनेजर के अकॉर्डिंग कोई गोल डिसाइड हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम हमारे स्पेसिफिक प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं और अपने वर्क रूटीन फॉलो अप करते हैं, वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहलाता है, ठीक है। अब इसकी प्रोसेस क्या है, सबसे पहली प्रोसेस में सिंपल ही है कि आपको गोल सेट करना होगा, और गोल कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, ये गोल होना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग एक्शन प्लानिंग आप प्रिपेयर करिए, फिर उस एक्शन को मॉनिटर करिए, मॉनिटर करने के बाद इवेल्युएट करिए, और इवेल्युएशन में कहीं कमी रह जाती है तो फीडबैक दीजिए। सिंपल सी प्रोसेस है ना, पहले गोल सेट करना है, फिर एक्शन प्लान डिसाइड करना है, मॉनिटर, इवेल्युएट और फीडबैक, यही सारी प्रोसेसेस हैं। कम से कम मेरे को लगता है ये प्रोसेस आपने 20 बार इस सेशन 4 सेमेस्टर से आते आते पहले पढ़ चुके होंगे, है ना। अब परफॉर्मेंस एनालिसिस फॉर द इंडिविजुअल डेवलपमेंट, ये अलग पॉइंट है, ये अलग हेडिंग है। परफॉर्मेंस एनालिसिस फॉर द इंडिविजुअल डेवलपमेंट। देखिए 18-19 मिनट ही हुए हैं, लेकिन अपन ने 4th यूनिट का एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर अप कर लिया, क्योंकि अपन थोड़ा सा फास्ट चल रही है। यदि आपको मेरी स्पीड थोड़ी कम लग रही है तो मुझे बताइए, ज्यादा लग रही है तो बताइए। यदि आपको और डिटेल चाहिए तो वो बुक्स के अंदर ऑलरेडी दी हुई है। डिटेल वीडियोस में अभी जो अपने पास शॉर्ट टाइम है उसके अंदर इतनी डिटेल काफी है। जो ऑलरेडी आपके पास बुक्स अवेलेबल है या जो मेरे द्वारा बुक्स आपको मिल चुकी है, उसमें भी इसकी काफी अच्छी भर भर के थ्योरी लिखी है। थोड़ा सा अपन को इस जब एग्जाम में राइट अप करेंगे तो करंट एग्जांपल्स, करंट थ्योरीज, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई लेके या मिस्टर पिंटू लेके अपन को ये सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना है और इंडिविजुअल को डेवलप करना है, यानी कि उसको एक करियर का बताना है। पहले तो आपको टॉपिक क्लियर हो गया। अब सबसे पहला अपन को क्या चेक करना होता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। यानी हर इंसान की, ये आपको भी करना है कि आपको पता करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। हो सकता है कोई कम्युनिकेशन में अच्छा हो सकता है कोई राइटिंग में अच्छा हो सकता है कोई मार्केटिंग में अच्छा हो सकता है किसी के न्यूमेरिकल अच्छे हो सकता है कोई
लॉ के अंदर अच्छा हो सकता है कि कोई कंप्यूटर में अच्छा हो, डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीजों में अच्छे हैं। और वीकनेसेस सब सेम हो सकती है, किसी की वीकनेस हो सकती है राइटिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है ना, किसी की न्यूमेरिकल पोर्शन कमजोर हो सकता है, तो किसी की कुछ स्ट्रेंथ रहेगी, किसी की कुछ वीकनेस रहेगी। ये आइडेंटिफाई करना होता है जब हम पर्सनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद उसके लिए एक प्लान डिसाइड करना होता है कि आपके वीक एरिया है, आपके स्ट्रॉन्ग एरिया है। जो वीक एरिया है उसके लिए हम ट्रेनिंग एक्टिविटीज डिसाइड करते हैं, है ना। वह ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज आ गई। ट्रेनिंग एक्टिविटीज तो जब हमको कोई स्किल इंप्रूव करना है, अगर मेंटली करना है तो हम डेवलपमेंट एक्टिविटी। उसके बाद हम उसका करियर प्लान करेंगे कि ठीक है 4 इयर्स में आप ये स्किल सीखेंगे, 6 ईयर में ये स्किल सीखेंगे, 10 इयर्स में ये स्किल सीखेंगे। सपोज कोई MBA पास आउट बंदा आ गया जॉब करने के लिए, और उसकी जो वीकनेस निकल कर आती है वो कम्युनिकेशन निकल कर आती है, और उसने जॉब कंपनी में ज्वाइन करा है एज ए मार्केटिंग असिस्टेंट। तो मार्केटिंग असिस्टेंट के लिए उसको अब कंपनी वाले क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको फायर नहीं कर रहा है। कंपनी वाले कह रहे हैं ठीक है इसके अंदर ये वीकनेस है, इसको इंप्रूव करते हैं, इसके अंदर ऑनेस्टी है, ये बंदा हमारा पंक्चुअल है, ये बंदा डेडिकेटेड है, ये बंदा को भले और एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा रहा, हाँ ठीक है, इसके अंदर कम्युनिकेशन लॉस है, लॉस यानी कह सकते हो कि थोड़ा सा कम है, ये इतना अच्छा से अपनी बात को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, तो अपन इसको इंप्रूव करते हैं। तो वो धीरे धीरे क्या आपको एक हायर मैनेजर के साथ घूमने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे रॉकेट सिंह पिक्चर आप देखना, अगर नहीं देखी है, मार्केटिंग वाला हर बंदे को देखनी चाहिए, वैसे HR वाले को भी देखनी चाहिए। उसके अंदर वो एक बड़े बंदे के साथ सारे स्किल सीखता है कि ये कि अब मेरे को मैनेजमेंट में जाना है तो ऐसे काम करना होगा, मेरे को ऐसे बात करनी होगी, मेरे को ये बात करनी होगी, मेरे को यहाँ पर अगर मेरे को रिसेप्शनिस्ट को कन्विंस करना है तो इस तरीके की बातें करनी होगी, मेरे को किसी से अपॉइंटमेंट लेना है तो इस तरीके की बात करनी होगी। तो वो सारी के सारे उसका करियर प्लानिंग में आ जाता है। तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस है। तो सबसे पहले अपन को स्ट्रेंथ एंड वीकनेस डिसाइड करनी है, फिर उसके लिए क्या करना है, एक प्लान डिसाइड करना है, उस प्लान में अपना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज होगी, फिर उसका कैरियर प्लानिंग हो जाएगी। उस कैरियर प्लानिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है परफॉर्मेंस एनालिसिस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट तो पहला तो था अपना इंडिविजुअल एनालिसिस के लिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन। ये लास्ट टॉपिक है अपना 5th यूनिट का, तो ज्यादा चिंता मत करिएगा, है ना। 2nd यूनिट का लास्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जब एक तो इंडिविजुअल के लिए एनालिसिस कर रहा हूं तब भी मैं स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस करूंगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहा होता हूं तब भी मैं स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस कर रहा होता हूं, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के अपन गोल डिसाइड करते हैं, ठीक है। एक तो ऑर्गेनाइजेशन के अपन ने गोल या तो पहले कर लो या स्ट्रेंथ वीकनेस के बाद कर लो। बुक के अंदर बाद में दिया हुआ है तो पहले गोल दिया हुआ है, गोल डिसाइड कर लिए। गोल में अपन ने बेंचमार्किंग, रिसोर्स एलोकेशन, ये सारे पॉइंट्स किए। उसमें पहला पॉइंट अपन गोल डिसाइड करने के बाद तुरंत करेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस ऑफ द कंपनी, यानी ऑर्गेनाइजेशन का अपन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस करेंगे कि कंपनी की क्या अच्छी बातें हैं। अब हो सकता है कंपनी की कोई प्राइम लोकेशन पे हो, उसका कैपिटल फ्लो अच्छा हो, उसके पास लेबर वर्कफोर्स अच्छी हो, ये उसके स्ट्रेंथ हो सकते हैं। वीकनेस क्या है, कंपटीशन हाई है मार्केट के अंदर, इन्फ्लेशन है, कुछ भी वीकनेस हो सकती है जो कंपनी की कह सकते हो कि सॉरी इन्फ्लेशन तो एक्सटर्नल में आ गया, वो थ्रेट में आ गया। वीकनेस के अंदर आप कह सकते हो कि उसके ट्रेनिंग की फैसिलिटी नहीं है या प्रोडक्ट की क्वालिटी सस्टेन नहीं कर पा रही क्योंकि उसके पास मशीनरी नहीं है, उसकी इंटरनल चीजें हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस हमेशा इंटरनल होता है, याद रखना। स्ट्रेंथ और वीकनेस हमेशा इंटरनल होता है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एक्सटर्नल होता है। क्या बोला मैंने, स्ट्रेंथ वीकनेस हमेशा इंटरनल बात है और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट हमेशा एक्सटर्नल बात है। यानी कि कंपनी की स्ट्रेंथ, कंपनी की वीकनेस, कंपनी की अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, यानी मार्केट के बारे में बात हो रही, मार्केट के थ्रेट के बारे में बात हो रही, ठीक है। तो स्ट्रेंथ हो सकता है कि कंपनी के पास कोई प्राइम लोकेशन हो, मैन पावर हो, कोई मशीन हो, और यही अपन मान सकते हैं कि रिमोट लोकेशन में हो कंपनी का, कोई आउटडेटेड प्रोडक्ट हो, कोई मशीनरीज नहीं हो या लेबर इतनी अच्छी नहीं हो, ये सारी की सारी उसकी वीकनेस है। स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस करने के बाद हम क्या करेंगे, एक गोल सेट कर लेंगे, या गोल सेट करने के बाद स्ट्रेंथ वीकनेस कर लेना, दोनों कल चेक कर लेंगे। कुछ बुक्स में वो पहले लिखा है, कुछ बुक्स में ये पहले लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलो इसी बुक के अकॉर्डिंग कर देते हैं। सबसे पहले हम गोल सेट करेंगे, गोल सेट करने के बाद हम स्ट्रेंथ वीकनेस का एनालिसिस करेंगे, फिर हम एक एक्शन प्लान डिसाइड करेंगे, फिर उस एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे, फिर इवेल्युएट करेंगे और फीडबैक देंगे। बस यही सारी की सारी प्रोसेस अपन को लगनी है। और ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग होगी, इसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात की जगह ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग का वर्ड आ जाएगा। ये 5th यूनिट का कंक्लूजन है। इसके अंदर 360 डिग्री फीडबैक, 360 डिग्री एनालिसिस, परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एनालिसिस और
डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एनालिसिस, ये डिफरेंट लेवल वाला बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, अंतिम प्रहार में भी ये जुड़ेगा। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसके साथ अपनी 5th यूनिट कंप्लीट हो जाती है। तो अगले सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाती है, 3rd यूनिट में मिलते हैं और जल्दी जल्दी ये सब्जेक्ट खत्म करते हैं। जय हिंद।